हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक इंडियन मनी मार्केट का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले 6 वीडियो लेक्चर्स बने हैं पार्ट 1 टू पार्ट 6 वो आपने ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्काउंट हाउसेस। देखिए दोस्तों, ये इंडियन मनी मार्केट का ही एक पार्ट है। हमारे सिलेबस में जो है डिस्काउंट हाउसेस और कॉल मनी, इन दो टॉपिक को एक अलग से दिया गया है, यानी कि इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि हमने डिस्काउंट हाउसेस को पहले भी डिस्कस किया हुआ है ब्रीफ में। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्काउंट हाउसेस में क्या होता है। मेन डिस्काउंट हाउसेस में 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले आता है डिस्काउंट हाउसेस। डिस्काउंट हाउसेस होता क्या है। देखिए, डिस्काउंट हाउसेस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनी मार्केट के अंदर, क्योंकि डिस्काउंट हाउसेस की मेन ज़रूरत होती है। और ये क्या करता है, मेन ये ट्रेड बिल्स को जो है डिस्काउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और डिस्काउंटिंग के थ्रू जो है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो बिल्स हैं वो स्टक आउट नहीं होते, उन्हें आसानी से डिस्काउंट किया जा सकता है और उसके बदले में कैश ली जा सकती है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया गया है, अगर हम डेवलप मनी मार्केट का एग्जांपल लें तो वर्ल्ड में 2 डेवलप मनी मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक लंदन मनी मार्केट और न्यूयॉर्क मनी मार्केट। जहाँ तक सवाल है, लंदन मनी मार्केट अगर सही प्योर मायने में देखा जाए तो वही प्योर डेवलप मनी मार्केट है। लंदन मनी मार्केट में भी डिस्काउंट हाउसेस जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ की मनी मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ पर एट प्रेजेंट जो है 12 डिस्काउंट हाउसेस वर्क कर रहे हैं, और इनका जो वर्किंग स्टाइल है ये एक पब्लिक कंपनी के रूप में वर्क करते हैं और इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एज ए इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये मार्केट प्रोवाइड करते हैं ट्रेजरी बिल्स के लिए, कमर्शियल बिल्स के लिए, वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ के लिए, यानी कि उन सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट करना बड़ा आसान रहता है। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट हाउसेस हैं, ये जो फंड्स हैं, यानी कि जो इनको पैसा चाहिए होता है, ये बहुत रीज़नेबल रेट्स पर या बहुत लो रेट्स पर रेज़ करते हैं। मतलब इनको लो रेट्स पे पैसा अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ये जो लैंड करते हैं, जो बदले में देते हैं, वो काफ़ी हाई रेट पे देते हैं, और जो इसका डिफरेंस है वही इनका जो है प्रॉफिट्स होता है। जहाँ तक सवाल है लंदन मनी मार्केट का, वहाँ के जो डिस्काउंट हाउसेस हैं वो जो फंड्स बोरो करते हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से करते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड वहाँ का सेंट्रल बैंक है और वही वास्तव में लास्ट रिजोर्ट है। यानी कि जब उन्हें कहीं और से पैसा ना मिले तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा रेज कर सकते हैं। सेकंड, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अलग से टॉपिक आ जाता है डिस्काउंट मार्केट। देखिए, डिस्काउंट मार्केट क्या है। जस्ट लाइक एक अदर मार्केट होती है जहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल करते हैं, ऐसे एक मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स के लिए जो है सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट किया जाता है, स्पेशली इन कमर्शियल बिल। हमने पहले भी कमर्शियल बिल के बारे में डिस्कस किया, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए, कमर्शियल बिल है क्या, होता क्या है। एक सेलर जो है माल बेचता है किसी को, और माल के बदले में, क्योंकि वो उधार माल बेचता है, इसलिए वो एक बिल ड्रॉ करता है बायर के ऊपर। बायर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, इसके बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब सेलर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस पीरियड, मान लीजिए जो बिल है वो 3 मंथ्स के लिखा गया है या 6 मंथ्स के लिए लिखा गया है, तो या तो सेलर के लिए पास एक ऑप्शन है कि वो मैच्योरिटी पीरियड का इंतज़ार करे, जब वो 3 महीने या 6 महीने कंप्लीट हों तब जाके उसको पैसे मिलें, या उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपने बैंक के पास जाकर इसको डिस्काउंट करवा ले। जनरली जो सेलर है, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है, वो अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक जो है जितने भी पीरियड का है ये बिल, मान लीजिए 6 मंथ का है या 3 मंथ का है, तो जो भी उस वक्त की इंटरेस्ट रेट प्रिविलेज होगी, जो भी इंटरेस्ट रेट उस वक्त चल रही होगी, उसके अनुसार उतने पीरियड का जो है डिस्काउंट चार्जेस काट लेगा, जिसे हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, कि उतने पीरियड का वो इंटरेस्ट काट लेगा और बाकी जो पेमेंट है वो सेलर को कर देगा। जब वो पीरियड कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी का टाइम आएगा, तब जो बैंक है एक्सेप्टर से, यानी कि जिसने माल खरीदा है, उसके सामने बिल प्रेजेंट करेगा और अमाउंट क्लेम कर लेगा। तो डिस्काउंट मार्केट में मेनली यही फोकस किया जाता है, ताकि
जिसके पास पैसे की कमी है वो उधार माल खरीद सके, जिसको माल बेचना है लेकिन क्योंकि उसके पास भी पैसे की तंगी है वो भी उधार पे माल बेच सके। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंकों वगैरह को भी ये फ़ायदा होता है कि उनके पास जो फंड्स बेकार पड़ा हुआ है उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ चार्जेस मिल जाते हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर ध्यान से समझिएगा। थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है डिस्काउंटिंग सर्विसेज। जहाँ तक सवाल है इंडिया का, डिस्काउंटिंग सर्विसेज जो है इंडिया में 1988 से पहले जो है आरबीआई प्रोवाइड करता था। लेकिन आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था, अब ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये ट्रेजरी बिल्स और जो कमर्शियल बिल है उनको डिस्काउंट करते थे। लेकिन जब वो डिस्काउंट करते थे उनके पास जो है फंड्स की कमी रह जाती थी, तो उस फंड्स की कमी को कहाँ से पूरा करें? तो उस फंड्स को कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते थे, इन ट्रेड बिल्स को रीडिस्काउंट करवाते थे आरबीआई से। यानी कि आरबीआई इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था, फंड्स प्रोवाइड करता था अगेंस्ट दिस ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स। लेकिन 1988 में आरबीआई ने जो है एक अलग से अपनी एक सब्सिडरी ओपन की जिसका नाम था डीएचएफआई, डिस्काउंट एंड हाउस फाइनेंस ऑफ इंडिया, जो अलग से एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका मेन काम ही जो था वो डिस्काउंटिंग बिल्स को करना था। तो ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाने से जो आरबीआई के ऊपर जो बर्डन था डिस्काउंटिंग का वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया गया, डेलीगेट कर दिया गया डीएचएफआई को। अब जो ये सारे काम करता था वो डीएचएफआई करता था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईडीबीआई, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी जो है मनी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी डिस्काउंटिंग सर्विसेज में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डिस्काउंट हाउसेस। देखिए फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले रेडी मार्केट। डिस्काउंट हाउस जो है रेडी मार्केट अवेलेबल कराता है। रेडी मार्केट से मतलब ये है कि हमेशा जो है डिस्काउंट हाउस रेडी रहता है इन ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए, जिससे कि जो इनमें इन्वेस्टर है उनको कभी भी पैसा ब्लॉक नहीं होता, वो कभी भी इसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिस्काउंट हाउस मनी मार्केट को। सेकेंड आता है एडवोकेट लिक्विडिटी। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि डिस्काउंट हाउस जो है वो हमेशा रेडी रहता है ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है। जिसको फंड्स की ज़रूरत होती है वो कभी भी जाके डिस्काउंट हाउस से इसको रीडिस्काउंट करवा सकता है या डिस्काउंट करवा सकता है। और बेनिफिट ये होता है कि मार्केट में हमेशा फंड्स की सप्लाई बनी रहती है, फंड्स की कभी भी कमी नहीं आती। थर्ड आता है पब्लिक कंपनी। डिस्काउंट हाउस जो है इसकी जो वर्किंग है वो एज ए पब्लिक कंपनी के तौर पर है और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो जो डिस्काउंट है वो एक डिस्काउंट हाउस जो है वो एक अलग से वर्क करता है एज ए पब्लिक कंपनी और इंडिपेंडेंटली, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। जैसे लंदन मनी मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट हाउसेस वर्क कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जिसका अब न्यू नेम जो है SBI DFHI हो गया है। ये क्या है? देखिए DHFI जो है DFHI वो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 9 मार्च 1988 को। हालांकि इसने जो अपना बिजनेस ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था 25 अप्रैल 1988 से। ये एक जॉइंट सेटअप कंपनी है। जॉइंट सेटअप कंपनी मतलब इसमें जो है RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों ने मिलके इसको सेटअप किया है। शुरुआत में जो इसकी पेड कैपिटल थी वो 100 करोड़ थी, जिसका 51% जो शेयर्स है, इनकी 51 करोड़ जो कैपिटल है वो RBI ने प्रोवाइड की थी। 33% जो शेयर्स है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास था और बचा हुआ जो 16% शेयर है वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास था। लेकिन 2004 में जो है ये जो सब्सिडरी जो RBI की है DFHI डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया गया SBI की सब्सिडरी SBI गिल्ड्स के साथ, और तब से जो इसका नाम है SBI DFHI हो गया है। अब इसका ये न्यू नाम याद रखिएगा, कई बार बुक्स में भी आपको नहीं मिलता। तो ये अब SBI की एक सब्सिडरी बन गई है। तो अब जो है ये SBI के अंडर में ही फंक्शंस करती है। इसके रोल क्या है? इसके रोल हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरी ऑफ सरप्लस फंड्स। देखिए
मनी मार्केट में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास बहुत सारा सरप्लस फंड्स पड़ा होता है, अब वो जो सरप्लस फंड्स है उनके पास बेकार पड़ा हुआ है, तो जो DFHI है वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां इनके सरप्लस फंड्स को आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है और उस पर कुछ अर्न किया जा सकता है। सेकंड जो रोल आता है वो आता है रिमूव द इम्बैलेंसेस इन लिक्विडिटी। ये पहले पॉइंट से अटैच है। देखिए, एक तरफ तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पास सरप्लस फंड्स पड़े हों और दूसरी तरफ हो सकता है कि कुछ लोगों को फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इम्बैलेंसेस हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है, फंड्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, और कई बार क्या होता है डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो जो DFHI है वो इनके बीच के जो इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी के बीच का जो इम्बैलेंस है, इसको दूर करने का प्रयास करता है। थर्ड रोल, रेडी मार्केट। ये हमेशा एक रेडी मार्केट अवेलेबल कराता है। रेडी मार्केट फॉर व्हाट? ये हमेशा एक रेडी मार्केट अवेलेबल कराता है ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए। कोई भी कभी भी जो है इसको आसानी से डिस्काउंट करवा सकता है DFHI के पास, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के पास। नंबर फोर्थ, स्पेशलाइज मनी मार्केट इंटरमीडिएटरी। ये जो एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है, एक स्पेशलाइज इंटरमीडिएटरी है मनी मार्केट की, क्योंकि इसको मनी मार्केट की प्रॉपर नॉलेज है। तो ये जो है एक इंटरमीडिएटरी का वर्क करता है, एक तरीके से मध्यस्थ का काम करता है। किसके बीच में? एक जिनके पास फंड्स एक्स्ट्रा पड़े हैं उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक जिनको फंड्स की ज़रूरत है उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरमीडिएटरी का वर्क प्रोवाइड करता है मनी मार्केट के अंदर। फिफ्थ रोल आता है डिस्काउंटिंग द बिल्स। जैसा कि पहले डिस्कस किया गया कि ये डिस्काउंट करता है बिल्स को, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हैं चाहे वो कमर्शियल बिल्स हैं, दोनों बिलों को ये डिस्काउंट करता है, जिससे कि मार्केट के अंदर प्रॉपर लिक्विडिटी बनी रहती है, कभी भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं आता, कभी भी लिक्विडिटी की शॉर्टेज नहीं आती, और फंड्स जो हैं वो आसानी से ईजिली अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट जो रूल आता है सिक्स्थ, वो आता है अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल एंड मीडियम इंस्टीट्यूशंस। ऐसे स्मॉल और मीडियम इंस्टीट्यूशंस जो मनी मार्केट में डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो जो है अपने जो बिल्स हैं उन्हें आसानी से जो है लिक्विडेट करवा सकते हैं। सेवन्थ रोल आता है शॉर्ट टर्म बायबैक ऑपरेशंस। ध्यान रहे, केवल शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी जो है ये बायबैक ऑपरेशन चलाता है, स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर। यहाँ बायबैक ऑपरेशन से क्या मतलब है? बायबैक ऑपरेशन से मतलब है ये उन सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेता है और बदले में जो है फंड्स प्रोवाइड करता है जिन्हें की फंड्स की ज़रूरत है। एट्थ आता है इंटीग्रेट्स मेन मार्केट विद रीजनल मार्केट। ये इंटीग्रेट करता है कि उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, जो कि रीजनल ऑफिस अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो ये इन मार्केट्स के बीच में एक इंटीग्रेशंस करता है, जिससे कि जो मनी मार्केट की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो डिस्काउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो स्मूथली वर्क कर सकें। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ SBI DFHI। कहीं ना कहीं जो इसकी इम्पोर्टेंस है और रोल में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी भी मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम में ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, मिनिमाइजिंग द लिक्विडिटी इम्बैलेंसेस। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कई बार क्या होता है लिक्विडिटी का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इम्बैलेंस का क्या है, कई बार जो सप्लाई ऑफ फंड्स है वो डिमांड से ज़्यादा होती है, कई बार डिमांड ऑफ फंड्स है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है। दोनों ही सूरतों में जो है ये मनी मार्केट एज वेल एज इकोनॉमी दोनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी तो काम टाइम पे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर फंड्स की एक्सेसनेस होगी तो क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी, इन्वेस्टमेंट पे जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है वो इसके बीच में एक बैलेंस बना के रखे, जिससे कि लिक्विडिटी प्रॉपर और स्मूथली वर्क कर सके। सेकेंड आता है टू वे क्वेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वे क्वेट्स का क्या मतलब है? ये आपको दोनों तरह की एक प्राइस अवेलेबल कराता है कि मान लीजिए कोई सेलर है और कोई बायर है, ये दोनों को प्राइस अवेलेबल करा रहा है। अगर आप चाहो तो इस रेट पर आप खरीद सकते हो और अगर आप चाहो तो इस रेट पर बेच सकते हो। तो यानी कि जिसके पास फंड्स पड़ा है और वो ख़रीदना चाहता है तो ये उसे भी एक प्राइस दे रहा है कि मान लीजिए जैसे एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए वो एक प्राइस अवेलेबल करा रहा है 100 and 101 फॉर एग्जांपल। अब 100 किसके लिए है? अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप मुझे 100 पे सेल कर सकते हो, लेकिन अगर मुझसे बाय करना चाहते हो तो आप 101 पे बाय कर सकते हो। ध्यान रहे, हमेशा बाय करने की प्राइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेल। अब जिसके पास फंड्स
ज़्यादा हैं वो क्या करना चाहेगा, नेचुरली बात है वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो वो तो 100 पे बाय करेगा, लेकिन 101 पे बाय करेगा। लेकिन जिसके पास फंड्स ज़्यादा हैं वो सेल करना चाहेगा, जिसके पास सिक्योरिटीज़ हैं वो 100 पे सेल करना चाहेगा। यानी कि बायर के लिए भी एक प्राइस अवेलेबल करा रहा है, एक सेलर के लिए प्राइस अवेलेबल करा रहा है, और इन दोनों प्राइस के बीच का जो गैप है वही वास्तव में इसकी अर्निंग है, वही इसका प्रॉफिट्स है। तो ये 2 वे प्राइस प्रोवाइड कराता है, बायर के लिए भी प्राइस प्रोवाइड कराता है और सेलर के लिए भी प्राइस अवेलेबल कराता है। थर्ड, ऑथराइज इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ध्यान रहे ये एक ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस है जो कि रेपो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये मतलब है ट्रेजरी बिल्स और अदर गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़। तो ये रेपो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, जिसके लिए स्पेशलाइज एक इंस्टीट्यूशंस है। नंबर 4, डीपनिंग द मनी मार्केट। ये कोशिश करता है कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बीच का जो वॉल्यूम है, यानी कि उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, जिससे कि जो मनी मार्केट है वो काफ़ी डीपन हो, यानी कि काफ़ी गहराई में हो और मनी मार्केट की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो। नंबर 5 आता है फैसिलिटी फॉर डेवलपिंग शॉर्ट टर्म सरप्लसेस। अब जिनके पास शॉर्ट टर्म के लिए सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, अब वो जो फंड्स हैं वो अनप्रोडक्टिव है, उसके बदले में कोई अर्निंग नहीं करके दे रहे, लेकिन वही फंड्स जो है DFHI जो है मनी मार्केट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाता है, जहां पर वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेकार पड़े हुए फंड्स पर कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। 6 आता है कॉन्स्टिट्यूएंट SGL अकाउंट फैसिलिटी। देखिए SGL अकाउंट जो है एक स्पेशल फैसिलिटी होती है जो जनरली RBI कुछ एलिजिबल कस्टमर को प्रोवाइड करता है, लेकिन जो DFHI है ये उन कस्टमर को भी SGL अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जो कि एलिजिबल नहीं होते RBI से। अब जो एलिजिबल नहीं है उनको भी ये स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मनी मार्केट के लिए। 7 आता है आपका रेपो फैसिलिटी। देखिए ये एक रेपो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे IDBI, IRBI, IFCI, नाबार्ड, LIC, GIC और जो अदर कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये रेपो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि वो कभी भी जो अपनी ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है वो देकर बेचकर DFHI से जो है फंड्स रेज कर सकते हैं। उन्हें फंड रेज करने के लिए बैंकों से लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर अपनी जो शेयर्स हैं उनको इशू करके पैसे रेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नंबर 8 आता है एक्सटेंशन ऑफ मनी मार्केट। देखिए ये मनी मार्केट को एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। एक्सटेंशन से मतलब ये है कि पहले जो है मनी मार्केट जो है वो केवल कुछ मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित रह गई थी, अब ये है उसे छोटे छोटे शहरों तक अवेलेबल करा रहा है उस फैसिलिटी को, जिससे कि छोटे शहरों के लोग भी जो है इसका यूज़ कर पाए। जो कोऑपरेटिव बैंक है पहले वो यूज़ नहीं कर सकते, अब कोऑपरेटिव बैंक भी जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल बैंक यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि धीरे धीरे जो है मनी मार्केट को एक्सटेंड करने में लगा हुआ है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको यूज़ कर पाएँ। 9th एंड लास्ट आता है आपका डेवलपिंग एंड प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों को ही डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। प्राइमरी मार्केट का है जब भी कोई मनी मार्केट के रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल है, चाहे वो कमर्शियल बिल है, चाहे वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, तो ये जब भी कमर्शियल पेपर्स है जब भी इशू किए जाए तो इनके लिए इशू के लिए बायर अवेलेबल हो, इन्वेस्टर अवेलेबल हो। और सेकेंडरी मार्केट किस तरीके से डेवलप करता है कि जब एक बार वो इशू हो जाए तो उनके लिए सेकेंडरी मार्केट हो, यानी कि उनके बीच में खरीद और फरोख्त हो सके। जिसने इन्वेस्ट कर रखा है जब चाहे वो इससे निकल सकता है, और दूसरा जो है जिसके जब चाहे इसमें एंट्री कर सकता है। तो ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों तरह की मार्केट अवेलेबल कराता है। दोस्तों रेफरेंस के तौर पर आप बुक कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप VK पब्लिकेशंस की बुक आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं gulianiclasses@gmail.com पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।